क्लास 9th चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये भी अनदर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो हमारी कहानी थी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसी का एक सेकंड पार्ट है। इसको ऐसे कनेक्ट करके ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आए थे यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, जो डायनामिक्स बदल रही थी, जिस तरीके के डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे थे, वो चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही आए थे। और ये जो सोशलिज्म का नया आइडिया फैल रहा था ना यूरोप में, वो भी इसी क्रांति के बाद में आया है। बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना, उससे पहले ऑब्वियसली बात है एस्टेट्स में डिवाइडेड थी सोसाइटी, राइट? तो लोगों को क्या लगता था कि ये जो एरिस्टोक्रेसी और चर्च है ना, जितने भी इकोनॉमिक है ना और सोशल पावर है, वो सब इन्हीं के हाथ में है। हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। तो पैदा गरीब हुए थे, मर भी गरीब जाएंगे, सारी अमीरी इन्हीं के लिए है। लेकिन जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों को कुछ पॉसिबिलिटीज दिखने लगी कि नहीं यार, चेंजेस लाए जा सकते हैं और हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो हम इंजॉय करके जाएंगे यहाँ से। और ये जो आइडिया था, ये यूरोप और एशिया में फैलने लगा। ये यहाँ तक हो गया था कि ये इंडिया तक के प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, डिरोजियो हो गए, इन लोगों ने इंडिया में भी इसे अच्छे से प्रोपोगेट करना शुरू किया। यहाँ तक कि इनके एग्जाम्पल्स देने लगे कि यार जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है ना, उसकी वजह से वहाँ की डेमोग्राफिक और सोसाइटी में चेंज आया है, पॉलिसीज में चेंज आए हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स डेवलप हो गई है, वहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो लोग उन लोगों के लिए डिसीजंस लेते हैं। और ये चीजें जब हम यहाँ फैला रहे थे ना इंडिया के अंदर, इस तरीके के आइडियाज, तो हम यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके का रेवोल्यूशन अगर हम इंडिया में भी करते हैं ना, तो हमें भी ब्रिटिश रूल से आजादी मिल जाएगी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना प्रोमिनेंट चेंज देखने को मिल रहा था फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद में। अब क्या यूरोप में कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हाँ भाई सब लोगों ने हाथ, जिसे कहते हैं ना, गले मिला के इसको स्वागत कर लिया था इस चीज का? नहीं। बेसिकली जो फ्रांस की में है ना, वह तीन तरीके की आइडियोलॉजी में पूरी की पूरी सोसाइटी बट गई थी। अब ये कौन सी आइडियोलॉजी थी कि यहाँ पर ना जो पूरा यूरोप है, ठीक है, अब उसमें तीन तरीके के लोग आ गए थे कि एक तो थे इनके अंदर लिबरल्स, रैडिकल्स और थे कंजर्वेटिव्स। ठीक है। इसमें क्या था, जो लिबरल्स थे उन लोगों का ये कहना था कि यार हम लोग है ना एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सब लोगों को, जो भी रिलीजन है, उनको टॉलरेंस मिले। यानी ऐसा ना हो कि पहले क्या होता था, लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हुआ करते थे, वो दूसरे रिलीजन को आसानी से टॉलरेट नहीं करते थे, एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, उसे सोसाइटी में अलाउ तक नहीं होता था। लेकिन लिबरल्स का ये मानना था कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो, सबको इंडिविजुअल राइट्स दे देने चाहिए और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये था लिबरल्स का थॉट। लिबरल्स और क्या क्या कहते थे, तो लिबरल्स का ये कहना था कि यार ये जो सारी की सारी पावर है ना, जो डायनेस्टिक रूलर्स के हाथ में चली जाती थी और इन्हें अनकंट्रोल्ड पावर मिल जाती थी, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इसके अपोजिशन में खड़े थे ये लोग। और लिबरल्स क्या क्या कहते थे, तो लिबरल्स ये भी कहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो इंडिविजुअल के राइट्स को सेफ गार्ड करके चले। ठीक है, ये भी था लिबरल्स का पॉइंट। लिबरल्स एक बात और करते थे कि जो गवर्नमेंट बने ना, वो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि इलेक्टेड हो बाय द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, एक मतलब सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हो वो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में बैठे, तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट बने, यानी कि वोट करके चूज करे हुए इंडिविजुअल्स पार्लियामेंट में जाके गवर्नमेंट बनाए। लेकिन जो लिबरल्स थे ना, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का ये कहना था कि यार एक प्रॉब्लम है, केवल वोटिंग राइट्स उन्हीं को मिलने चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो वोटिंग राइट्स केवल प्रॉपर्टी वालों को मिलने चाहिए, यही लिबरल्स का कहना था। और वुमेन्स के वोटिंग राइट के तो वो टोटली अगेंस्ट। वो कह रहा है आप क्या करेंगे वोटिंग राइट्स का, आप केवल डोमेस्टिक हाउस हेल्प को संभालिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किनकी, रेडिकल्स की। अभी तक लिबरल्स आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। तो रेडिकल्स क्या कहते थे, ये कहते थे कि भाई साहब ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि मैक्सिमम या मेजोरिटी कंट्री की पॉपुलेशन हो।
ध्यान से समझना, यहाँ एक छोटा सा क्रंच देखो। जो लिबरल्स थे ना, वो वेल्थियर सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं, वो हायर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तभी तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी है केवल वही वोट कर सके, राइट। तो ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो कि मतलब 2 या 3% ही रहती है मोस्टली। किसी भी कंट्री में आप देखने जाओगे तो जो हायर या वेल्थियर सोसाइटी 2 या 3% लोग ही हैं। और जो रेडिकल्स हैं उनमें मैक्सिमम पुअर लोग रहते थे, पुअर सेक्शन या पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी रहता था। तो अमीर है अपनी तरीके की बात करेगा और कहेगा हम लोग आपस में चुन के हम रूल कर लेंगे, आप लोग मत करो क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते। जबकि रेडिकल्स क्या कहते थे कि यार आप हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करोगे जब आपने वो फेस ही नहीं करी है, आपको पता ही नहीं है कि व्हाट ट्रबल्स वी आर फेसिंग, और आप हमारे डेवलपमेंट के लिए उस अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप सिर्फ अपने ही डिसीजंस में रह पाओगे, जो कि फेयर इनफ। मगर जो रेडिकल्स थे वो ये कहते थे कि जो चेंजेस है ना वो सडन आने चाहिए, यानी कि एक दिन रात को 8 बजे आए और कह दिया कि मित्रों। तो आई थिंक वेरी क्लियर, ठीक है, इस तरीके के झटके वाले चेंजेस चाहते थे रेडिकल्स, रातों रात बदल दो, ठीक है। ये कहते थे। दूसरा क्या करते थे इन लोगों ने, जो सफ्रागेट्स थे ना, विमेन की सफ्रागेट मूवमेंट्स थे, उनको सपोर्ट किया, ठीक है। ये कहते थे कि यार वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दो, सबको वोटिंग राइट्स दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये भी कहते थे कि जो प्रिविलेजेस है ना लैंडलॉर्ड और वेल्थियर फैक्ट्री ओनर्स को मिलते हैं, उनके हम अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है ना कि हैव्स और हैव नॉट्स की कंडीशन क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर, एक तरीके का इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। और एक लास्ट चीज ये लोग क्या कहते थे कि यार ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर सारी प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में चली जाएगी तो इसमें रिच और पुअर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये इतना हो जाएगा कि फिर इसको कवर अप कर पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी वेल्थ एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाए, और अगर ऐसे में आप पॉलिटिकल पावर में रहोगे तो डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस कि आप ही के पास वो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज होंगी जो कि आपको और वेल्थियर या अपनी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो ऐसे में प्लीज आप हमें भी वोटिंग राइट्स दीजिए ताकि हम ऐसी गवर्नमेंट को चूज करके लाएं जो कि हमारे भी बेनिफिट के बारे में सोचे, हमारे भी डेवलपमेंट के बारे में सोचे। तो ये था रेडिकल्स का पर्सपेक्टिव। अब हम आ जाते हैं कंजर्वेटिव्स पे। तो जो कंजर्वेटिव्स थे, ये तो दोनों को अपोज करते थे, ये कहते थे ये रेडिकल्स और लिबरल्स है ना, ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हमें कोई चेंज नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स थे ना वो उस क्लास को बिलोंग करते थे जिसने प्रिविलेजेस बाय बर्थ इंजॉय करे थे, यानी कि वही नोबल क्लर्की क्लासेस जिन्हें वैसे ही लैंड मिल जाता था, ठीक है, या फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो कंजर्वेटिव्स को बिलोंग करते थे। तो ये कहते थे यार चेंजेस मत लाओ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो इन्हीं को हो रहा है ना। अब आपको अगर मैं कोई चीज दे दूं, ठीक है, मान लीजिए कल को मैं आपको कुछ 100-200 करोड़ रुपए दे दूं, अब फिर आज आपसे कहूँ कि आप वापस कर दो, अब आपके ये बेनिफिट ये नहीं है, आप भी अपोज करोगे। तो सेम कंडीशन कंजर्वेटिव्स के साथ थी कि वो अपोज कर रहे थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इन लोगों को ये रियलाइज हो चुका था कि यार ये जो चेंजेस है ना ये इनएविटेबल है, मतलब इसको अपोज नहीं किया जा सकता। और ये 2-3 बार हो गया तो वो ये तो समझ गए थे कि चेंज तो आकर ही रहेगा, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है, होना ही है। तो ऐसे में लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक काम करो यार, आप लोग है ना इस चीज का ध्यान रखो कि हम लोग पहले एक पोजीशन अटेन करके रखते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एक रिस्पेक्ट रख लेना, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये क्या करने की कोशिश करिए आप कि ये जो चेंजेस है ना इन्हें थोड़ा स्लो लाइए, क्योंकि आदत तो हमारी भी बिगड़ चुकी है ना। हमें भी आदत किस चीज की रही है कि भाई हमें बैठे बैठे प्रिविलेजेस एंजॉय करने को होता है, तो आप काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा तो अपने आप को उस अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। अभी तुम एकदम से चेंज ला दोगे और कहोगे कि जी उठ जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग ये कहते थे कि जो चेंजेस है ना उसे धीरे धीरे आप स्लोली लेकर आइए ताकि हम भी उस चेंज के अकॉर्डिंग एक पेस मेंटेन कर सकें। इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है, अब ये 3 डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजी समझी हम लोगों ने कि लिबरल्स क्या कह रहे हैं, रेडिकल्स क्या कह रहे हैं, कंजर्वेटिव्स क्या कह रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं ये सोशल चेंजेस भी ला रही थी, लेकिन क्लैशेस भी हो रहे थे इसके अंदर, और सोशल और पॉलिटिकल दोनों तरीके के क्लैशेस भी हो ही रहे थे इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है।
अब आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज समझने की कोशिश करो कि जब ये सब चल रहा था उसी बीच में एक और नई चीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि चलिए पॉलिसीज डिस्कस हो रही है, पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स में नए नए आइडियाज लाए जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उस सब के बीच में जिंदगी को तो चलना ही है। तो हो क्या रहा था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस भी लाए जा रहे थे। देखो, जब रेवोल्यूशन आया ना, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बार बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात है कि यार जो ट्रेड थे ना वो इजी हो गए थे। ट्रेड्स इजी क्यों हो गए थे? क्योंकि करेंसी डाउन हो गई थी, मतलब नंबर ऑफ करेंसी जो 33 से उससे रिड्यूस होकर 2 या 3 रह गई थी। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो आइडिया, ठीक है, अच्छा लग रहा था लोगों को कि यार ट्रेड करना आसान हो रहा है। दूसरी चीज, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजर्स हो रहा था, यहाँ पर वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो भी लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, यार एक जैसी चीज रहेगी तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि ऐसे में नई नई सिटीज डेवलप हो रही है, लोगों को जगह दिख रही है, लोग एक जगह जाके जमा हो रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। अब क्योंकि नई सिटी और इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो यहाँ से जो भी गुड्स बनेंगे उनको सप्लाई करने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट डेवलप करना जरूरी है। तो यहाँ पर रेलवेज भी एक्सपैंड हो रहे थे। तो और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लग गया था, तो एक नया तरीके का रेवोल्यूशन आ रहा था जहां लोग अब डेवलप कर रहे थे। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो लोग पहले खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड थे वो लोग अब मूव करके इन्हीं लोगों जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में सब लोग, विमेन, चिल्ड्रन, मेन, सब मिलके चले गए कि भाई फैक्ट्रीज में जाके काम करेंगे, अमीर हो जाएंगे, खेती बाड़ी में तो कुछ नहीं रखा। ठीक है। तो यहाँ तक जब ये लोग पहुंच गए तो इन लोगों को देखने को मिला, यार यहाँ तो वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है और जो वेजेस है वो तो बहुत कम है, तो ऐसे तो हम अमीर नहीं बन सकते, ऐसे तो हम अपनी कंडीशन इंप्रूव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कई बार तो इतना हो जाता था कि ऑफ सीजन के अंदर, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ ये स्ट्राइक हो गया, राइट। यहाँ तक कि इतना हो जाता कि तो ऑफ सीजन के अंदर जो डिमांड थी ना वो कम हो जाती थी, और ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था। अब पॉपुलेशन ज्यादा है, काम है कम, और सारे के सारे अपना घर बार छोड़ के सिटीज में आके रहने लगे हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। तो सबके लिए एकदम से जो हाउसिंग की कंडीशन है, सैनिटेशन की कंडीशन है, वो सॉल्व नहीं करी जा सकती थी, सबको एक साथ चीजें नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती थी। तो ये एक प्रॉब्लम के रूप में निकल के आई, और इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लिबरल्स और रेडिकल्स। लेकिन एक मिनट यार, ये जो रेडिकल्स थे और लिबरल्स थे, इन लोगों को अचानक से वर्कर्स की चिंता क्यों होने लग गई? क्योंकि इन लोगों का मोटिव तो कुछ और था ना, इनका तो मोटिव था कि पॉलिटिकल एजेंडा सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि सबको इक्वल राइट्स मिल जाए, एक टॉलरेंट गवर्नमेंट बन जाए, एक हैप्पीनेस का और प्रोस्पैरिटी का और टुगेदरनेस का माहौल रहे पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। तो बात यहाँ निकल के आती है कि ये जो इंडस्ट्रीज थी, ये वो प्रॉपर्टीज थी जो कि लिबरल्स और रेडिकल्स ही ओन कर रहे थे मैक्सिमम, और यही वो एम्प्लॉयर्स थे जिनकी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ये भीड़ मूव करके कंट्री साइड से इन सिटीज में जमा हो रही थी। अब इन लोगों की हाउसिंग और सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज जब प्रॉपर नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनको हेल्थ हैजार्ड्स फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि इन लोगों को ये हेल्थ हैजार्ड्स फेस करने पड़ जाएंगे, ऐसे में इनको प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इन लोगों के बीच में क्या चैलेंज आ गया कि यार ये जो हमारे यहाँ फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, इनसे हमें मैक्सिमम बेनिफिट ही तब मिलेगा जब ये लोग हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे। तो इन लोगों ने कोशिश करी कि यार जब ये चीजें ऐसी रहेंगी ना कि इनके एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस किया जाए, इसीलिए उन लोगों के दिमाग में ये रहता था कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इन लोगों का एक मानना और था कि हम इसलिए भी इस बारे में सोच रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन ठीक रहे, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी, उन लोगों तो को बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उन्हें सिर्फ अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स की पड़ी हुई थी। लेकिन हम लोग ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट्स हो, लोग अपनी खुद की मेहनत से अपने खुद के एंटरप्राइजेस चाहे छोटा ही हो लेकिन तैयार करें।
इसके अलावा उन लोगों का ये कहना था कि यार किसी भी इंडिविजुअल को ना इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि जो उसके बस में हो ना वो उसको करके ही अपने आप को डेवलप कर सके। जैसे कि जो पुअर है, अब उसके पास उतना पैसा तो नहीं है कि अपना एंटरप्राइज खोल सके, लेकिन मेहनत करके अपनी कंडीशन को तो इम्प्रूव कर ही सकता है ना। तो पुअर अपनी लेबर कर ले, और जो आपका कैपिटलिस्ट है वो मेहनत तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके पास जो पैसा है वो कहीं और लगा के और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो वो उसको ऑपरेट करे और बिना किसी रेजिस्टेंस के ऑपरेट करे। तो ऐसे में एक सोसाइटी बन सकती है जो कि एक डेवलप्ड सोसाइटी के रूप में निकल कर आएगी, एक स्ट्रेंथन सोसाइटी के रूप में निकल कर आएगी, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के रूप में निकल के आएगी। मैनी वर्किंग मेंस एंड वुमेन्स जिनको इस तरीके का आइडिया अच्छा लगने लगा और मन में एक थॉट आ रहा था कि यार इन लोगों ने जैसे मेहनत करके अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव किया, एक दिन हम भी वही अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे, तो वो लोग भी इन लोगों के आइडियाज के साथ इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और इन लोगों को के साथ काम करने में लग जाते हैं। ठीक है, आई गेस चीजें यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स आप लोगों को रहते हैं तो प्लीज यू आर फील फ्री टू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप प्लीज लिखिए वहां पे, हम एक डेडिकेटेड वीडियो डाउट्स के लिए भी लेकर आ जाएंगे। देयर इज नो ट्रबल, आप फ्रीली अपने क्वेश्चंस वहां पे लिखिए टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को रोक कौन रहा था? बेसिकली आप लोग ये कह रहे हो ना कि भाई हमें तो ऐसी सोसाइटी बनानी है, लोगों को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। तो परेशानी कहाँ हुई थी कि 1815 के अंदर जब नेपोलियन को हराया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में, यूरोप के अंदर एक तरीके की गवर्नमेंट बन गई थी, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया के अंदर। उस गवर्नमेंट को कहा गया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आ गया था। क्यों? क्योंकि जब वर्साइल की ट्रिटी को साइन किया गया था, तो ऐसे में फ्रांस के अंदर दोबारा से मोनार्की को बिठा दिया गया, और जो क्लर्की क्लास थी ना और नोबिलिटी थी, जो उनके राइट्स छीन लिए गए थे, उनके प्रिविलेजेस ले लिए गए थे, वो उन्हें वापस लौटा दिए गए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन लोगों को फिर से ट्रबल फेस करनी पड़ी कि अब जो सोच के बैठे थे कि गवर्नमेंट हमारी है, अब हम डेवलपमेंट को फुल फ्लेजेड पेस पे चलाएंगे, तो ये दोबारा आके वहीं खड़े हो गए जहां से इन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इन लोगों ने सोचा कि यार पहले भी रेवोल्यूशन किया था, इन लोगों को टेक डाउन कर दिया था, तो दोबारा से हम रेवोल्यूशन करेंगे एंड वी विल ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। हम लोग फिर से कर देंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मेहनत करिए, मालूम है कैसे होगा, दोबारा से कर देंगे रेवोल्यूशन। और ये जो नेशनलिस्ट थे ये आपस में डिस्कशन करते भी रहते थे, और इन लोगों का ये मानना था कि यार ऐसी नेशन बनानी चाहिए जहाँ सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हो। ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है ना, इसमें मजा नहीं आ रहा कुछ। और ऐसा हुआ भी था। 1815 में आए गोजिपी मजीनी करके, एक नेशनलिस्ट थे इटली के। इन्होंने इतना कंस्पायर किया लोगों को, इतना मोटिवेट किया लोगों को, कि फाइनली इटली का यूनिफिकेशन करा के छोड़ा। वो आप चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़ोगे, तो वहाँ आपको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ोगे, तो वहाँ आपको इनके रोल समझ में आ जाएंगे कि कैसे इन लोगों ने यूनिफिकेशन किया है, कैसे ओवरथ्रो किया किसको, जो कंजर्वेटिज्म आ गया था उसे। इनके ये आइडियाज इंडिया में भी पढ़े जा रहे थे और लोग इससे इंस्पायर हो रहे थे कि यार ऐसा नेशनलिज्म अगर हमारे यहाँ भी हो जाए तो शायद हमें भी इस ब्रिटिश रूल से लिबरेशन मिल जाएगा। अब बारी आती है सोशलिज्म की। तो यार रेडिकलिज्म समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिज्म भी समझ में आ गया, लिबरलिज्म भी समझ में आ गया। ठीक है, भाई सोशलिज्म क्या है चीज है? तो देखो क्या हो रहा था ना कि जो रेडिकल्स थे और जो लिबरल्स थे, प्रॉपर्टी वो ओन करके बैठे थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, लोगों को ये मन में लगने लगा था कि यार प्रॉपर्टी इन लोगों की है, ये हमें एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग अपने खुद के केवल पर्सनल गेन के बारे में ही सोच रहे हैं। तो ऐसे में हमारे वेलफेयर के बारे में कौन सोचेगा और कंडीशन कैसे इम्प्रूव होगी? तो ये लोग कहते थे सोशलिस्ट कि यार हम लोग है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनिंग के अगेंस्ट है, कि आप लोग है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी प्लीज मत ओन करिए, क्योंकि इसी की वजह से सोशल इल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये जो आपका रिच और पुअर का गैप है ना, हैव्स और हैव नॉट्स की कंडीशन है ना, ये जो डिस्टेंस जनरेट हो जाता है सोसाइटी के अंदर, डिस्टिंक्स क्रिएट हो जाते हैं कि कुछ लोगों के पास या बहुत कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है।
तो ये वाली कंडीशन तब आ जाती है जब प्राइवेट प्रॉपर्टीज ओन होती हैं। तो क्या करते हो कि आप लोग तो हमें दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट, चलो बात ठीक है, लेकिन आप लोगों का कंसर्न केवल अपना पर्सनल गेन ही रहता है, हमारे बारे में आप नहीं सोचते हो इस सिचुएशन के अंदर। और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे अल्टीमेटली प्रोडक्टिव बनाने का काम तो हम ही कर रहे हैं ना, आप तो केवल ओन करके बैठे हो। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, और पूरी सोसाइटी इंडिविजुअली मतलब के हाथ में सारा का सारा प्रॉफिट कंसंट्रेट ना होके पूरी सोसाइटी को मिले, ऐसे में प्रॉपर्टी भी सोसाइटी ही कंट्रोल करके चले उसकी ओनिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की नहीं होगी सोसाइटी की होगी, तो ज्यादा अटेंशन पूरी ग्रोथ पे दिया जाएगा, और एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि चेंजेस या प्रॉपर इम्प्रूवमेंट फील किया जाएगा। तो लोगों को ये लगने लगा था कि यार हम है ना सोशलिज्म ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि इसी की वजह से किसी एक पर्टिकुलर के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मैक्सिमम शेयर वो नहीं लेके जाएगा, ऐसे में सबकी कंडीशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं। ये लोग यहाँ तक इन चीजों को सपोर्ट करके इनके लिए कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मगर अब आप ये सोच के देखो कि वो सोसाइटी लगेगी कैसी जिसके अंदर किसी के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए किसी ना किसी को तो सोशल पूरी सोशल से एक किसी को तो लीडर बनना पड़ेगा। अब जब कोई लीडर बनेगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ राइट एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस को लाने में थोड़ा सा वक्त अभी भी बाकी था, मगर कैंपेन्स चल रही थी। तो लोगों ने क्या किया कि एक यहाँ पर रिफॉर्मर है रॉबर्ट ओनर, ठीक है, ये बेसिकली इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने कहा चलो यार सोशलिज्म इतना फैल ही रहा है, एक काम करते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, और इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम रखा न्यू हार्मनी। और इस न्यू हार्मनी को इन्होंने कहाँ बनाया? इंडियाना में, जो कि यूएसए के अंदर है। मगर बाकी लोगों ने इसको अप्रिशिएट बहुत किया कि हाँ यार कोऑपरेटिव इज अ गुड आइडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाई जाएगी तो इसके अंदर ना प्रॉफिट सबके बीच में बराबर बटेगा, या फिर जितना आपने काम किया ना आप उतना प्रॉफिट लेकर जाओ, वो वाली कंडीशन रहने वाली है। लेकिन जो बाकी सोशलिस्ट थे उन लोगों का ये मानना था कि यार जो कोऑपरेटिव है ना वो कम लोगों की जब पॉपुलेशन होगी उसमें तो बहुत अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक जने को ये कह सकते हो कि यार मैंने देख लिया कि तूने इतना काम किया है तो तेरे ये प्रोडक्शन है तो अब तुम इतनी प्रॉपर्टी लेकर जा सकते हो। मगर जब ये स्केल बड़ा हो जाएगा, जब ये बहुत सारे वर्कर्स होंगे, 10-20 के आसपास ना होकर ये हंड्रेड्स को क्रॉस करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक इंडिविजुअल के बस की नहीं है इस कोऑपरेटिव को, इनिशिएटिव को पूरी तरीके से चला पाना या मेंटेन कर पाना। ऐसे में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि यार गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। फिर क्या हुआ, फ्रांस के अंदर लुइस ब्लैंक थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ना वो इसको एनकरेज करे पहली बात, और कैपिटलिस्ट जो थे उनको रिप्लेस कर दे, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को, यानी कि इंडिविजुअल ओनर्स को रिप्लेस करके कोऑपरेटिव्स लेकर आए। और कोऑपरेटिव्स विल टू बी एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर। तो इन लोगों ने क्या बोला, कोऑपरेटिव्स वही होगा कि भाई आप सब बैठे हो, आप लोग अपना इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और इस मैन्युफैक्चरिंग को करने के बाद जिसने जितनी मेहनत करी होगी वो उतना प्रॉफिट लेकर जाएगा। इनका पॉइंट यही था सारा का सारा। तो फेयर एनफ, ऑब्वियसली बात है, कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन केवल सैलरी ही मिल रही है, उसकी जगह पे वो मेहनत ज्यादा कर रहा है उसका उतना ही प्रॉफिट उसे मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली उसकी कंडीशन इंप्रूव करेगा। प्लस एक हेल्दी कंपटीशन लोगों में जनरेट होगा अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अच्छा आइडिया था। इसी को थोड़ा और सपोर्ट करने के लिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल, ये दो दोस्त ही थे, ठीक है, एक तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे, और ये दोनों के दोनों ही कैपिटलिस्ट को टोटली अपोज करके चलते थे। मतलब जिसे कहते हैं ना चॉकलेट सॉस में डुबो डुबो के टॉन्ट मारे इन्होंने इन्हें, और प्रॉपर तरीके से जिसे कहते हैं ना अच्छे से इन्हें धोया है। क्या? देखो, मार्क्स का ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट है, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज में लगा देते हैं, फैक्ट्री के ओनर बन जाते हैं, और जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा
खुद ले जाते हैं और वर्कर्स को केवल थोड़ी सी सैलरी देके फ्री कर देते हैं। अब इसकी वजह से वर्कर्स की कंडीशन जिंदगी में कभी इंप्रूव नहीं होने वाली है। ये अपने उस समय जब डिस्कशन चल रहा है ना, ये आज की बात लगती है लोगों को कि यार आप जॉब करके अपनी कंडीशन को पूरी तरह से इंप्रूव नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा। यहाँ पर भी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि यार जो खाली तुम थोड़ी बहुत वेजेस इन वर्कर्स को दे देते हो उसकी वजह से इनकी कंडीशंस इंप्रूव नहीं होने वाली है। तुम लोगों के पास ही सारा प्रॉफिट रह जाएगा और उसकी वजह से फिर से वही होगा जिसका डर है और जिसे हम अपोज करके चल रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। तो ये कहते थे वर्कर्स से कि यार आप लोग है ना ये कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करो और पूरी की पूरी फैक्ट्री को खुद ओन करो, यानी एज अ कम्युनिटी ओन कीजिए। आप अपनी एक कम्युनिटी बनाइए और उसकी उस कम्युनिटी के द्वारा ही ये पूरी की पूरी फैक्ट्री चलाई जाए या उसे ओन करिए। और ऐसे में वो ये कहते थे कि जो कैपिटलिज्म है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है वर्कर्स को, ठीक है। और एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए जहां पर यही लोग ओन करेंगे सारा का सारा प्रॉपर्टी। इसमें मेहनत जितनी होगी उतना ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि एक वर्कर्स की कम्युनिटी मिलके इसे ओन कर रही है। तो आप इसको, हालांकि इस चीज में फर्क है, सोशलिस्ट, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट, कम्युनलिज्म, इन सब में बहुत बहुत फर्क है। लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसा मान के चलिए कि सोशलिस्ट तो वो है ही, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होनी हो, लेकिन एक कम्युनिटी मिलके ओन कर रही है एक प्रॉपर्टी को, इसलिए उन्होंने कहा इसको एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा। ठीक है। वो ये तक कन्विंस थे कि अगर वर्कर्स ओन करते हैं और कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देते हैं तो ऐसे में इन लोगों की कंडीशन बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी और वो भी प्रॉस्पर करेंगे। अब सुनने में तो आइडिया ऐसा लग रहा है जैसे कि यार ये दोनों तो मिलके लोगों को भड़का रहे हैं, इससे तो अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन नहीं। सोशलिज्म 1870 के अंदर ये जो आइडिया था ना सोशलिस्ट का, ये पूरे यूरोप में फैल गया। अब इस चीज को तुम ये ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो कैपिटलिज्म है ना, या हाँ ऑब्वियसली बात है, कैपिटलिज्म की बात करें हम लोग तो केवल 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन वो कैपिटलिज्म के सपोर्ट में थी। बाकी लोग तो गरीब ही है ना। अब अगर उनसे ये कह दिया जाए कि ये हिस्सा आपका भी है, बजाय ये कहने की कि आप इसमें काम कर रहे हो या आप किसी इंडिविजुअल के अंदर काम कर रहे हो, आपसे ये कह दिया जाए कि जो आपका भी एक मालिकाना हक है इसके अंदर, कि आप भी मालिक हैं, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी वेयर यू आर वर्किंग। तो वो उसको ज्यादा अच्छी फीलिंग दे रहा था, एक कंटेंट की फीलिंग दे रहा था, एक अचीवमेंट की फीलिंग प्रोवाइड करा रहा था। ऐसे में तो वो तो सपोर्ट करेगा ही। और उसके मन में ये आ रहा था कि जब मैं ओनर हूं तो मैं ज्यादा काम करके अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं वेजेस लेने की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करूंगा या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करूंगा। तो ऐसे में मैं भी यहाँ ओनर होऊंगा और जितनी मेहनत करूंगा उसी का मुझे उतना ही रिटर्न मिलता जाएगा। तो ये चीजें चल रही थी और इसका सपोर्ट काफी ज्यादा होने लग गया था। यहाँ पर इन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी, एक इंटरनेशनल बॉडी एक्चुअली बनाई थी, जिसका नाम रखा गया था सेकेंड इंटरनेशनल। ये जो सेकेंड इंटरनेशनल थी ये थ्रू आउट द यूरोप सोशलिज्म को प्रोपोगेट करने का काम कर रही थी। जो इंग्लैंड के और जर्मनी के वर्कर्स थे उन लोगों ने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया इसी को थॉट रख के। और वो क्यों कर रहे थे ये? ताकि उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करी जा सके और उनकी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कर सके, क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी कि जो ये ओनर्स हैं ये केवल अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, हमारे लिए इनके बस का नहीं है काम कर पाना। और वो करते क्या थे इन एसोसिएशंस को बना के कि वो फंड्स रखते थे इमरजेंसी, और इन इमरजेंसी फंड्स में जो मेंबर्स हुआ करते थे उन एसोसिएशन की, जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी फंड्स की तो उन लोगों को फंड्स प्रोवाइड करा दिए जाते थे। इनकी एक डिमांड और थी कि यार हमारे ना जो वर्किंग आवर्स है प्लीज वो रिड्यूस कर दिए जाए। और लास्टली एक डिमांड और है कि हमें वोटिंग राइट्स दिया जाए। जस्ट बिकॉज हम कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गवर्नमेंट नहीं चुन सकते। ओके। फिर जर्मनी में इस एसोसिएशन ने बहुत क्लोजली एक पार्टी के साथ काम किया था जिसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी।
और इनको हेल्प भी किया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में विन करने के लिए सीट्स। अब क्या होता है, 1905 के अंदर जो सोशलिस्ट थे और जो ट्रेड यूनियंस थी, इन लोगों ने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन के अंदर, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी फ्रांस के अंदर। तो दो पार्टी बनी थी, एक लेबर पार्टी बनी थी, एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन के अंदर और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस के अंदर। 1914 के अंदर सोशलिस्ट जो थे ना, वो कभी गवर्नमेंट तो नहीं बना पाए, लेकिन इनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके पार्लियामेंट में गए थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे। और ऐसे में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिसीज थी, उनको शेप करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मगर जो गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू रही, किसके मतलब मैक्सिमम जो शेयर था वो गवर्नमेंट कौन रन कर रहा था, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स ही रन कर रहे थे। मतलब सुनने में आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई कुछ भी ओन नहीं कर रहा, सब लोग सब कुछ ओन करके बैठे, सबका शेयर है, यानी कि वो तो ठीक है। लेकिन ये एक पूरे के पूरे नेशन को रन करने के लिए थोड़ा सा कॉन्क्रीट आइडिया नहीं बैठ रहा था, तो इस वजह से आप उस समय के लिए इतना जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो तब भी कंडीशन ये चल रही थी कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, लिबरल्स हैं और रेडिकल्स हैं, अभी भी वो ही मैक्सिमम बैठे हुए थे गवर्नमेंट में। तो यहाँ तक था हम लोगों का सोशलिज्म इन यूरोप। इसके बाद बारी आएगी रशियन रेवोल्यूशन की, और ये रशियन रेवोल्यूशन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप ही लोग बोर हो जाते हो और लिख देते हो कि जी हिस्ट्री में नींद आती है। तो बेसिकली वैसे नींद नहीं आने वाली है तुम लोगों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अब रशियन रेवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया जाए। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके अपनी स्टडीज के अंदर। Thank you so much. Till then, keep watching for the next video, which is on Russian Revolution. Have a great day.